हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास 7 का चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इन आवर लास्ट वीडियो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आवर लास्ट वीडियो, दैट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण, प्राणियों में पोषण की जो प्रक्रिया है उसमें हमने क्या सीखा था? पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग, ये सारे प्रक्रम मिलाकर पोषण कंप्लीट होता है। जिसमें हमने ये सीखा था कि पोषक तत्व किसी भी सजीव को क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी प्रोवाइडर कौन है? फूड से हमें मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होते हैं? एनर्जी। बट ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में कब कन्वर्ट हो पाएंगे? जब इन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा। उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए, बॉडी के अंदर उसको अवशोषित बनाने के लिए क्या किया जाता है? पूरा प्रक्रम किया जाता है, एक पूरा मैकेनिज़्म चलता है अंदर। और उसी मैकेनिज़्म के थ्रू क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, वो अब क्या होंगे? बॉडी में जाकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस पूरा जो प्रक्रम चलता है, पूरा जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस का ही एक स्टेप होता है आहार को अंतर्ग्रहण करना, यानी फूड को इंटेक करना। और उस फूड को जब हम इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद बॉडी के अंदर प्रोसेस चलेगा जिसमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, अब वो क्या होंगे? बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी बॉडी अब उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको अवशोषित कर सकती है। तो तब जाकर क्या बनेगा कि वो शरीर के अंदर वो फूड उपयोग में लेने योग्य बनेगा और उसके बाद जाकर पूरा पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पूरा पोषण की प्रक्रिया का मैकेनिज़्म चलता है। इस मैकेनिज़्म के अंदर बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है और इस मैकेनिज़्म के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी सजीव अगर भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो उस भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद उसका शरीर के अंदर क्या क्या होता है ना? कभी आपने सोचा? तो देखिए, सबसे पहले शरीर के अंदर क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, बाहर से आपने फूड को इंटेक किया, ओके। उसके बाद क्या होता है? भोजन को निगला जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? भोजन को निगलना। थर्ड स्टेप में क्या होगा? भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाना, यानी कि बॉडी क्या करेगी? अब कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगी, कुछ पाचक रस बॉडी के अंदर से, कुछ जूस बॉडी के अंदर से सीक्रेट करेगी। तब क्या होगा? वो फूड जो है उस पाचक रस के साथ, उस एंजाइम के साथ डिज़ोल्व होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा? उस पाचक रस द्वारा या उन एंजाइम्स के द्वारा उस भोजन को, उस फूड को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। ठीक है, तो उसको अब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। उस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पाचन, ओके, डाइजेशन। तो फोर्थ स्टेप हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जब छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है फूड, तो अब उस फूड का बॉडी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। अब क्या होगा? उस फूड को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण, ओके। भोजन के सरल टुकड़ों को, जो कि अब शरीर के अंदर क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अब उनका शरीर अवशोषण कर लेगी। और इसके बाद जो फूड सरल टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ, या जिसका बॉडी ने एब्जॉर्प्शन नहीं किया, या जिसका बॉडी ने डाइजेशन नहीं किया, जो बच गया, तो रेस्ट पार्ट ऑफ फूड जिसका डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, उस पार्ट ऑफ फूड को क्या किया जाएगा? जो कि अब क्या है? बॉडी के लिए अनुपयोगी हो गया, अब वो बॉडी के लिए काम का नहीं है, शरीर के लिए वो काम का नहीं है। तब उसका क्या किया जाएगा? शरीर से निष्कासन कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस क्या हो जाता है? शरीर से अपचित यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, कितने स्टेप्स हुए? 8 स्टेप्स हुए। फर्स्ट
इनटेक ऑफ फूड, सेकंड भोजन को स्वेलिंग करना, निगलना, थर्ड हो गया उसका पाचक रस का स्रावन करना, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन और लास्ट में उसको एक्सटॉर्शन बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ पोषण। ठीक है, पोषण के ये सारे मैकेनिज्म चलते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा सजीव हो, चाहे से वो बड़े से बड़ा सजीव हो, मानव के समान। ठीक है, सूक्ष्म जीव चाहे वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ही छोटा हो, या चाहे वो क्या हो मनुष्य के समान बहुत विकसित जीव हो, तब भी क्या होगा, जो एक पोषण की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्राणियों में ये सेम चलेगी। ठीक है, हर एक स्टेप को इसी तरह से फॉलो किया जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, तो वो करने के तरीके सब में अलग अलग हैं। अब जैसे अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो लगभग यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। तो अब वो क्या होते हैं कि उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है, तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, सारे स्टेप से उनकी एक कोशिका ही, एक सेल ही फॉलो करेगी। ओके, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करेंगे, उनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काम का डिवीज़न होता है, हर काम का एक डिवीज़न होता है, और उस डिवीज़न की वजह से उनके हर काम को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, और उन बॉडी पार्ट्स से मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक वर्क को करने के लिए जो विकसित जीव होते हैं जैसे मनुष्य, उनके शरीर के अंदर एक पूरा सिस्टम पाया जाता है हर एक काम को करने के लिए। जैसे अगर वो ब्लड सर्कुलेशन का वर्क कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जैसे वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, श्वसन तंत्र होगा, है ना। और इसी तरह से अगर वो पोषण की प्रक्रिया कर रहे हैं तो पोषण की प्रक्रिया के लिए उनके पास एक पाचन तंत्र होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हर एक काम के लिए विकसित जीवों में एक पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर उसका एक सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ हम बेसिकली पाचन की प्रक्रिया कर रहे हैं, पोषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोषण के लिए मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमें इस चैप्टर के अंदर अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवों का पाचन तंत्र भी देखना है, बट अभी हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो सभी सजीवों में एक जैसी होती है, बस उसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हर सजीव के अंदर उसके लिए एक अलग से ऑर्गन सिस्टम होता है, एक अलग से पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है। तो मानव पाचन तंत्र के अंदर बेसिकली क्या होता है, मानव पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आहार नाल और नेक्स्ट है पाचक ग्रंथियाँ। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि आहार नाल है, नाल मीन्स ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम आहार नाल कह रहे हैं। अब ये कैसी ट्यूब है, आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत लंबी ट्यूब है, 9 मीटर लॉन्ग। कैन यू इमेजिन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर 9 मीटर लंबी एक पाइप है और आपको पता भी नहीं है। क्लियर, तो 9 मीटर लंबी एक पाइप होती है जो कि आपके मुख से प्रारंभ होती है, आपके माउथ से प्रारंभ होकर स्टार्ट होकर ये कहाँ जाती है, आपके एनस तक जाती है, मल द्वार यानी कि गुदा द्वार तक जाती है। क्लियर, तो ये पूरी एक लंबी ट्यूब है, 9 मीटर लंबी ट्यूब जो कि कंटिन्यूअस एक पाथ बनाती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या हम ये कह सकते हैं फूड भोजन के लिए एक सतत नली, एक सतत मार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग से भोजन गुजरता है और उस भोजन का हर एक अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, या कि इस पूरे ट्यूब के अंदर इस तरह से फॉर्मेशन होती है कि वो क्या बन जाते हैं, अलग अलग चैम्बर्स बन जाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के प्रोसेस के बाद फूड का बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसका एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक लंबा जो पाथ बना है, इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल। क्लियर, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, आहार नाल कहेंगे हिंदी में। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मुंह से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। क्लियर, तो आहार नाल के बेसिकली कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले देखिएगा स्टार्ट होता है ये मुख गुहिका, जिसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर, ये यहाँ बता रही हूँ। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद ये नीचे जो ट्यूब चल रही है दैट इज कॉल्ड ग्रास नली ग्रसिका इसोफेगस। ठीक है,
इसे ग्रास नली कहा जाता है, ग्रसिका भी कह सकते हैं आप इसे, और इसे ईसोफेगस भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ईसोफेगस जो है वो नीचे चलकर एक जे लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। देखिएगा, ये जो ईसोफेगस है वो आगे चलकर, ग्रसिका आगे चलकर एक जे शेप स्ट्रक्चर में, आप इंग्लिश का जे लिखते हैं ना, तो जे शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, एक थैली, एक पाउच बना लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, आमाशय या स्टमक कहते हैं। ओके, ये स्टमक आगे चलकर एक यू शेप नली में कन्वर्ट होती है, और यही नली आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। इस नली को हम क्या कहते हैं, क्षुदांत्र कहते हैं। छोटी आंत, आपने इसे छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्षुदांत्र या छोटी आंत कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, ये जो छोटी आंत है उसका जो लास्ट हिस्सा है ये चलकर एक बड़ी चौड़ी ट्यूब में कन्वर्ट होता है। जो छोटी आंत से थोड़ी सी चौड़ी ट्यूब होती है, ये चौड़ी ट्यूब जो बनती है ये छोटी आंत को चारों तरफ से कवर करके रहती है। इसे हम कहते हैं बृहदांत्र, या क्या बोलते हैं इसे, लार्जर इंटेस्टाइन। ओके, तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक हो गया, और ये ईसोफेगस हो गया, और ये बकल कैविटी या ओरल कैविटी आप इसे कह सकते हैं, माउथ से स्टार्ट होती है। लास्ट में आप देखिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बृहदांत्र, इसका जो अंतिम हिस्सा होता है, जो एंड पॉइंट होता है, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टम या मलाशय। क्लियर। मलाशय का एंडिंग पॉइंट जो होता है, वो ओपनिंग पॉइंट जो होता है, वो बॉडी से बाहर होता है, वो शरीर के बाहर होता है। जो मलाशय का अंतिम जो सिरा होता है वह एक छिद्र द्वारा, एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खुलता है, उसे हम मल द्वार या गुदा कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनस कहा जाता है। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब केवल एलिमेंट्री कैनाल या ये ट्यूब जो है वो केवल पाचक तंत्र का निर्माण नहीं करती है, उसके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती है। अब आप कहेंगे ग्रंथियाँ क्या होती है, तो ग्रंथियाँ कुछ इस प्रकार के पाउच होते हैं बॉडी के अंदर, जो क्या करती है, कुछ रसों का स्त्रवन करती है, सिक्रेशन करती है कुछ जूसेस का। ये जो जूस होते हैं वो बॉडी के अंदर जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, इनके थ्रू, इन जूसेस को ही हम एंजाइम्स कहते हैं, जो क्या करती है, बॉडी के अंदर डाइजेशन और दूसरे जो प्रोसेस है उनको कंप्लीट करती है। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियाँ जो होती है वो कौन कौन सी, एक बार देख लीजिएगा। जो पाचक ग्रंथियाँ इसी ट्यूब के साथ चलती है, वो फर्स्ट है यहाँ पर, जो मुख के साथ ही स्टार्ट होती है। पाचक ग्रंथियाँ जो मुख के साथ स्टार्ट हो जाती है, सबसे पहली पाचक ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है मुख के पास, दैट इज लार ग्रंथि। ओके, सेकंड आपकी पाई जाती है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दैट इज यकृत। ये भूरे रंग की ग्रंथि जो स्टमक के ऊपर आपको दिखाई देती है, ये यकृत कहलाती है, लीवर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट स्टमक के नीचे, आमाशय के नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज, इसको कहा जाता है पेंक्रियाज, अग्नाशय। ये तीन ग्रंथियाँ जो होती है कुछ रसों का स्त्रवन करती है इस पूरे ट्यूब के अंदर, जगह जगह पर क्या करती है, कुछ रसों का स्त्रवन करती है, जिसके कारण फूड का डाइजेशन इजीली हो जाता है। ये रस ही होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो आपको ये कंप्लीट हो जाता है कि मानव पाचन तंत्र बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स होते हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय यानी स्टमक, क्षुदांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय यानी रेक्टम, और मलद्वार यानी कि एनस। ओके, पाचक ग्रंथियों में तीन ग्रंथियों के बारे में आपको डिस्कस करना है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ओके, यकृत को लीवर कहते हैं, अग्नाशय को पेंक्रियाज कहते हैं। तो ये जो मेन आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है मानव पाचन तंत्र का, कि किस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में हम, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको ये सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है और एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं।
सबसे पहले देखिएगा आप, फर्स्ट माउथ। ओके, कौन सा अंग यानी कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का कहाँ स्थित है, उसको क्या कहा जाता है, ये नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं कि मानव पाचन तंत्र के कौन से अंग होते हैं, इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं और कौन सा इनकी पोजीशन भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले माउथ, जो कि बकल कैविटी में। सेकंड, उसी माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि लार ग्रंथि होती है, जो मैंने आपको यहाँ बताई है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख जो है वो आगे चलकर किस तरफ खुलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, दैट इज ईसोफेगस, जिसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्टमक, ये जो ट्यूब है वो नीचे जाकर किस में कन्वर्ट हो गई है, जे लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम आमाशय या स्टमक कहते हैं। और स्टमक के ही नीचे देखिएगा ये जो होती है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि अंदर की तरफ ट्यूब कॉइल्ड है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाहर जो चारों तरफ दिखाई दे रही है आपको, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्लियर। उसके बाद देखिएगा आप, 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने देख लिया सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। सेकंड नंबर पे देखिएगा आप यहाँ पर लीवर। ठीक है, ये जो लीवर है, ये ब्राउन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो स्टमक को पूरी तरह से कवर करके रखता है। बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है लीवर। ठीक है, यकृत, ये भूरे रंग की ग्रंथि होती है और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, चमकीला। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा डक्ट होता है, छोटी सी थैली होती है, जिसे हम पित्ताशय या गैल ब्लैडर कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ, स्टमक के नीचे की तरफ येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज पैंक्रियास, जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुख यानी बकल कैविटी के बारे में, क्योंकि पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। पोषण की प्रक्रिया का सबसे फर्स्ट स्टेप हमने अंतर्ग्रहण पढ़ा, फूड का इंटेक पढ़ा। अब फूड का इंटेक कहाँ से करते हो आप, खाना कहाँ से खाते हो, मुख से खाते हो। सबसे पहले आप भोजन को ग्रहण कहाँ से करते हो, मुख से करते हो ना। तो मुख के बारे में ही हम पहला टॉपिक क्लियर करेंगे। तो देखिए, मुख द्वारा हम भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है और मुख के अंदर मेनली क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। ठीक है, हर एक पार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि उस हर एक पार्ट की मैकेनिज्म आपको तभी समझ में आएगी जब उसके पार्ट्स के डिटेल्स आपको पता होंगे। तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और लार ग्रंथि पाई जाती है। अब ये लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, देखिए आपके कान के पास, ये और मुख यानी कि आपकी जीभ के नीचे वाले हिस्से में, यहाँ लार ग्रंथि स्थित होती है। लार ग्रंथि मेनली क्या करती है, लार का स्त्रवन करती है। जो आपके मुख में पानी आ जाता है ना, बहुत अच्छा खाना, टेस्टी फूड, यमी फूड देखते ही आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वो पानी क्या है, लार है, सलाइवा जिसको कहा जाता है। क्लियर। तो ये जो सलाइवा है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, मुख के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये लार ग्रंथि क्या करती है, लार का स्त्रवन करती है। अब इसकी जो वर्किंग है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक दांत। तो देखिए दांत क्या है, मुख के अंदर पाया जाने वाला जो वाइट कलर का पार्ट है वही तो दांत है ना, है ना। सबसे कठोर भाग है शरीर का, सबसे कठोर भाग है शरीर का। और ये जो वाइट कलर का पार्ट आपको दांतों के ऊपर दिखाई देता है, ये पार्ट इनेमल कहलाता है। क्लियर। अब दांत क्यों ज़रूरी है, मुख में दांत होना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला, दांत मुख में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके चेहरे की सुंदरता को बनाए रखता है ना। बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं तो चेहरा कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। और अगर आपके मुख में दांत है तो आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो चेहरा, चेहरे की सुंदरता, चेहरे का आकार जो है वो दांतों के द्वारा बना रहता है। उसके बाद दांत भोजन को चबाने में, काटने में सहायता करते हैं। दांतों की सहायता से हम बोल भी पाते हैं। आपने देखा होगा ना, बूढ़े लोग जो होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते, या जो वो बोलते हैं वो हमें सुनाई नहीं देता क्लियरली, बिकॉज ऑफ उनके दांत नहीं होते। ठीक है, तो उनको बोलने में असुविधा होती है। तो दांत हमारी बोलने में सहायता करते हैं। ओके, क्लियर। देखिए, अब देखिए, मानव
कि पूरे जीवन में 2 प्रकार के दांत आते हैं, ठीक है। एक तो दूध के अस्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत कहा जाता है इनको, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आपके भी दांत टूटकर गिरे हैं और वापस दोबारा दांत आए हैं। क्लियर। तो ये तो आपको पता ही है कि दूध के दांत जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। अब इनको अस्थायी दांत क्यों कहा जाता है, तो देखिए, मानव में जो पूरे जीवन काल में मानव के 2 बार दांत आते हैं। सबसे पहले कब आते हैं, जब वो नवजात शिशु होता है ना। नवजात शिशु का मतलब बोर्न बच्चा जब होता है तब उसके मुख में दांत नहीं होते, धीरे धीरे वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और कितने वर्ष की आयु में दांत आते हैं, देखना 8 महीने, 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे के दांत आते हैं, शिशु के दांत आते हैं। और ये दांत धीरे धीरे डेवलप होते हैं और 12 वर्ष तक चलते हैं, ठीक है। लगभग 12 वर्ष के आसपास ये चलते हैं। तो 8 से 12 वर्ष के बीच में ये जो शिशु अवस्था में जो दांत आते हैं मुख में, इन दांतों को कहा जाता है दूध के दांत। ये अस्थायी दांत है। क्यों अस्थायी दांत है, क्योंकि ये 12 वर्ष के बाद टूटकर गिरने लगते हैं। ये छोटे साइज में होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं, ठीक है। टोटल इनकी संख्या जो मुख में होती है वो 26 होती है, या 20 और 26 के आसपास के बीच में होती है। क्लियर। तो 20 या 26 के आसपास की काउंटिंग में टोटल दांत होते हैं। ये दांत टूटकर गिरते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। इन अस्थायी दांतों के गिरने के बाद जो दांत आते हैं, कब आते हैं, 12 वर्ष की आयु के बाद आते हैं। क्लियर। तो 12 वर्ष की आयु के बाद जो दांत आते हैं वो दांत क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं, स्थायी दांत कहलाते हैं। अस्थायी दांतों के स्थान पर जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। क्यों कहा जाता है परमानेंट, स्थायी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन भर आपके साथ रहेंगे, यानी मृत्यु तक ही आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये दांत जीवन भर आपके साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। टोटल ये 32 होते हैं काउंटिंग में, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप इनकी देखभाल करोगे तो ये आपके साथ जीवन भर रहेंगे, और अगर देखभाल सही तरीके से नहीं करोगे तो ये उससे पहले ही, समय से पहले ही टूटकर गिर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि दांत जो होते हैं वो अस्थायी और स्थायी प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो जीवन काल में 2 बार आते हैं। लेकिन देखिए दांतों के प्रकार क्या है। मुख के अंदर सारे दांत एक समान थोड़ी है, सारे दांत एक समान नहीं है, और सबके अलग अलग काम भी है, सबकी अलग अलग वर्किंग है। तो देखिए, टोटल मनुष्य के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखना, कृंतक, जिनको हम इंसाइजर कहते हैं, ठीक है, इंसीजर कहा जाता है। रदनक, कैनाइंस को कहते हैं। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स को कहते हैं। और चवर्णक, मोलर्स को कहते हैं। अब ये दांत मसूड़ों में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसको एक बार देखिए। सबसे पहले जो आगे वाले 4 टीथ आप देख रहे हैं, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देखना। ये जो 4 टीथ हैं आगे वाले, जो कि थोड़े से चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं और ऊपर की तरफ बहुत धारदार होते हैं। तो इस प्रकार के जो दांत हैं इनको कहा जाता है इंसीजर, यानी कृंतक। ये दांत जो है वो भोजन को काटने का काम करते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ आपको काटनी होती है तो दांत के फ्रंट वाले टिथ से भी काटते हो, है ना। तो देखिए, नीचे की तरफ 4 है, ऊपर की तरफ भी सेम 4 दांत आपको चौड़े चपटे आगे वाले दांत आपको मिलेंगे, दैट इज इंसीजर। इनको कृंतक कहा जाता है, नाम से याद रखिए, कृंतक यानी काटने वाले दांत। क्लियर। चलिए, भोजन को कुतरने वाले, भोजन को काटने वाले दांत। अब देखिए, इन कृंतक दांतों के पास में शार्प पॉइंटेड आपको 2 दांत मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। ऊपर के जबड़े में भी 2 और नीचे के जबड़े में भी 2, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके कैनाइन। क्या कहलाते हैं, कैनाइन, यानी रदनक। बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। जैसे मांसाहारी जंतुओं के मुख में आपने दांत देखे होंगे, बहुत ज़्यादा तीखे तीखे होते हैं, तो ये तीखे दांत हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, और इनका काम क्या है, भोजन को चीरना फाड़ना। ये भोजन को चीरने का काम करते हैं, ठीक है। गन्ना आप कहाँ से चीर के खाते हो, आप साइड वाले का, आपके जो साइड में जो दांत हैं, कैनाइन्स हैं, उन्हीं से आप उन्हीं की सहायता से आप गन्ने को चीरते हो, है ना, रस पीने के लिए। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, अग्रचवर्णक, जिनको प्रीमोलर्स हम कह रहे हैं।
तो ये जो रदनक है कैनाइन्स के पीछे की तरफ, ये जो आपको 4 दांत दिखाई देंगे, 1 2 इधर, 1 2 इधर, क्लियर। इसी तरह से ऊपर की तरफ देखिए 1 2 एंड 1 2, ये क्या है, प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक है, इनको अग्र चवर्णक कहा जाता है। चवर्णक, चवर्णक वर्ड का मीनिंग होता है चबाने वाला, क्लियर। तो चबाने वाले दांत है ये भोजन को चबाकर पीसने का काम करते हैं, क्लियर। चलिए अब इसके नीचे देखना, ये लास्ट में जो 3 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, लोअर जबड़े में भी और अपर जॉ में भी, ये जो लास्ट 3 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, चवर्णक दांत, जिसको हम मोलर्स कहते हैं, क्लियर। ये बहुत ज़्यादा चपटे चपटे मोटे मोटे दांत होते हैं जो कि ग्राइंडर का काम करते हैं। जैसे मिक्सर के अंदर ग्राइंड करने के बाद भोजन पूरी तरह से बारीक पीस जाता है, उसी तरह से ये दांत हमारे भोजन को क्या करते हैं, बहुत बारीक पीसने का काम करते हैं। इसको हम ग्राइंडर टिथ भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चवर्णक यानी चबा कर बिल्कुल बारीक कर देने वाले, फिनिश कर देने वाले, इनको हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टिथ भी कहते हैं, मोलर, क्लियर। चवर्णक दांत, तो आपको सारे दांतों के प्रकार क्लियर हो गए, दांतों की जबड़े में इनकी स्थिति पता चल गई और इनकी संख्याएं भी पता चल गई। तो इसी तरह से आपकी बुक की टेबल एक दे रखी है, इस बुक की टेबल को हम फिल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए क्रंतन व दंशन करने वाले दांत। दंशन का अर्थ क्या होता है, किसी को आपने अगर काटा हो तो मतलब आपने अंगुली को काटा हो, ये जो बचपन में जो आप ये हरकतें करते हो, ये सब चीज़ें आप कौन से वाले दांतों से करते हो, आगे वाले 4 टीथ से करते हो। तो ये जो 4 टीथ है ये क्या कहलाते हैं, क्रंतक। तो आपको दांतों की संख्या लिखनी है, निचले वाले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में भी 4, क्लियर। तो टोटल कितने हो गए, 8, ओके। ये तो आपको एक सरफेस खाली नीचे वाले जबड़े का बताया है, ये लोअर जो है। अब ऊपर वाले जॉ कम में भी बराबर होंगे, तो इसी तरह से नीचे वाले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, टोटल 8। चीरने फाड़ने वाले दांत, इन दांतों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैनाइन, है ना, रदनक दांत। चीरने फाड़ने वाले जो बहुत शार्प पॉइंटेड टिथ होते हैं, कहाँ होते हैं, क्रंतक के पास में, 1 2, ओके। और इसी तरह से ऊपर भी होंगे, देखिएगा एक बार, ये बताया मैंने 1 एंड 2। इसी तरह से ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे। तो कितने हो गए यहाँ पर, निचले जबड़े में 2, ऊपरी जबड़े में 2, टोटल हो गए 4, 4, ओके। इसी तरह से चबाने और पीसने वाले दांत। तो देखिए चबाने और पीसने वाले दांत को यहाँ क्लासिफाइड नहीं किया है, हम जरूर क्लासिफाइड करेंगे यहाँ पर। तो चबाने और पीसने वाले दांतों को हम प्री मोलर और मोलर काउंट कर रहे हैं। तो देखिए जब इसको लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि चबाने वाले और पीसने वाले दांत। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था, जो चबाने वाले दांत होते हैं, ये जो 2 दांत है इधर की तरफ चपटे चौड़े, ये जो 2 दांत हैं, ये दोनों जॉ में दोनों तरफ ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो है प्रीमोलर। तो टोटल कितने हो गए, प्रीमोलर हो गए 4। और इसी के पीछे जो मोलर है वो कितने हो गए टोटल, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 6, ठीक है ना। तो 4 + 6 टोटल कितने हो गए, 10 चबाने और पीसने वाले। यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे आपके, प्रीमोलर और मोलर, यानी अग्र चवर्णक और चवर्णक, प्रीमोलर प्लस मोलर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने दांत हो गए, 10 इधर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर आपके 20, ओके। तो अब आप बराबर काउंट कीजिए कितने दांत हो गए यहाँ पर, ठीक है, हो गए 32। तो टोटल 32 टीथ होते हैं मनुष्य के मुख में, ठीक है ना। तो अब आपको ये टेबल भी भर लेनी है, आपको ये टेबल भी क्लियर हो गई। एग्जाम में अगर इस तरह से टेबल आ जाती है और फिल करने के लिए, तब आप ये भर सकते हैं। अब देखिए दांतों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो दांतों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि दंतशय, टूथ डिके। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले दांत का स्ट्रक्चर समझिए कि ये होता कैसे है।
दांतों का जो सबसे बाहर वाला जो वाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वह पार्ट कहलाता है इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद इनेमल की परत के नीचे एक पतली सी परत होती है जो कि पीली सी परत होती है, दैट इज नोन एज डेंटाइन। इसको डेंटाइन कहा जाता है। और डेंटाइन के नीचे मांस की एक मांसल परत होती है, उसको हम पल्प कैविटी कहा जाता है। और इसी पल्प कैविटी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बिलोंग करती है। क्लियर। और यहाँ ये जो पल्प के नीचे वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा जॉ के अंदर धंसा हुआ होता है, मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं वो अगर आपके दांत सही नहीं हो तो उनकी वजह से क्या होगा, पल्प तक वो सेंसेशन जाती है और उसकी वजह से आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, या आपके दांत जब खराब हो जाते हैं तो आपको पूरा उस चीज़ का फील होता है। ठीक है, तो देखिए जब आप दांतों में प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, ब्रशिंग करने का मतलब ये आपने कुछ भी खाया या कुछ भी आपने भोजन के रूप में ग्रहण किया तो उसके जो बारीक टुकड़े होते हैं वो इन दांतों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, अब ये इन दांतों के बीच में जब जाकर फंस जाते हैं तब क्या होता है कि ये मुख के अंदर पहले ही ऑलरेडी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ये बैक्टीरिया इस भोजन को, बैक्टीरिया को तो क्या करना है, भोजन का पाचन करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, फूड को तोड़ना है। ठीक है, अब ये जो फूड है वो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है। अब जब बैक्टीरिया इस पर अटैक करेंगे, इसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एसिड सीक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वो इस फूड को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक एसिड सीक्रेट करेंगे। इस एसिड यानी कि इस अम्ल की वजह से क्या होगा, इन दांतों का जो इनेमल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इस इनेमल के बीच में उस एसिड की वजह से बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, कैविटी बन जाती है। अब ये कैविटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है और धीरे धीरे ये एनिमल को क्रैक करके, यानी कि इस वाइट पार्ट को क्रैक करके डेंटाइन और किस पे, डेंटाइन पे चली जाती है और डेंटाइन से होते हुए पल्प पे भी नीचे की तरफ चली जाती है। यानी कि ये खड्डा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, पल्प तक पहुँच जाता है। पल्प में मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि वहाँ पर क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, बहुत बारीक छोटी छोटी क्या होती है, तंत्रिकाएं होती है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती है और हमारे जो दर्द है या जो भी दांतों के साथ हो रहा है उसको क्या पहुँचाती है, उसकी सेंसेशन को कहाँ पहुँचाती है, माइंड में पहुँचाती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब ये इनेमल ब्रेक हो जाता है और ये धीरे धीरे कैविटी पल्प तक बढ़ जाती है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तब क्या होता है, वो उस पल्प तक चला जाता है, जिसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम को भी ब्रेक करता है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। धीरे धीरे दांतों का दर्द बढ़ता है और ये कैविटी इस तरह से बढ़ती चली जाती है और दांत एंड पॉइंट पर दांत क्या होते हैं, टूटकर गिर जाते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, गम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से हमें बचने के लिए इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय या टूथ डिके बोलते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करने चाहिए। रात को सोने से पहले भी आपको ब्रश करके फिर सोना चाहिए, ताकि आपके दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में ये भोजन के जो कण हैं वो फंसे हुए ना रहें। दूसरा, कोई भी गंदी वस्तु अपने मुख में नहीं डालनी चाहिए। शुगर यानी कि मीठी चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब हमें नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप दंत क्षय के शिकार नहीं बनेंगे। ओके, क्लियर। फिर देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि मुख के अंदर केवल दांत ही नहीं होते हैं, मुख के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करने के लिए क्या होता है, जीभ भी होती है। ठीक है, तो ये जीभ क्या है, जीभ एक मांसल पेशी अंग है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है, मांस का एक हिस्सा है जो क्या है, हमारे जीभ मुख गुहिका के अधर तल पर लटका हुआ होता है। ये जो निचला हिस्सा होता है, मुख के नीचे वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से पर ये लटका हुआ होता है।
और लटका हुआ होने की वजह से इसका आगे वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है और आसानी से हिल डुल सकता है। अब इसके आसानी से हिल डुल सकने से क्या हमें फ़ायदा होगा? तो देखिए, जीभ आसानी से हिल डुल सकती है, स्वतंत्र होती है, इसीलिए ये क्या कर सकती है, भोजन को आसानी से क्या करती है, भोजन के टुकड़ों को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। लार के साथ भोजन के टुकड़ों को ये क्या करती है, आसानी से मिक्स करती है। साथ ही साथ ये हमारे क्या काम आती है, हमारे बोलने में भी सहायता करती है। जीभ की सहायता से ही हम बोल पाते हैं, किसी की जीभ नहीं होती है तो वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। ठीक है, इसी के साथ जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी भोजन के स्वाद का पता चलता है। सबसे पहले इन टेस्ट बर्ड्स को देखिए। जो सबसे आगे वाला हिस्सा है जो पिंक कलर में आपको शो हो रहा है, वो हिस्सा जीभ का स्वीट यानी कि मीठे भोजन का स्वाद बताता है। ठीक है, मीठे भोजन का स्वाद कहाँ से चखते हैं हम? सबसे फ्रंट वाले हिस्से से, आगे वाले टिप रीजन से। उसके बाद उसके पीछे जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ सॉल्टी, यानी नमकीन चीज़ें अगर आप खाते हो तो इसी पार्ट की वजह से आपको वो खाद्य पदार्थ नमकीन अनुभव होती है। ओके, नेक्स्ट पीछे वाला देखिए, सोर यानी कि खट्टा। नमकीन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जीभ के दोनों किनारों की तरफ, ये दोनों हिस्सा जो होता है वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। सोर यानी कोई भी खट्टा पदार्थ आप खा रहे हो तो वो आपको इस हिस्से की वजह से अनुभव होती है। लास्ट पोर्शन जो है वो पीछे वाले पोर्शन में बिटर होता है यानी कड़वा होता है। आप देखिएगा, करेले को आप चबा लो, करेले को आप खा लो, नीम की पत्तियों को आप खा लो, चबा लो, लेकिन जब निगलते हो तभी वो आपको ज़्यादा कड़वा लगता है। मुंह में लेने के बाद, आपको बाइट करने के बाद वो कड़वा नहीं लगता, जब आप निगलोगे तभी आपको वो ज़्यादा कड़वा लगेगा, क्योंकि जीभ का जो अंतिम हिस्सा होता है वही क्या करता है, उस कड़वे स्वाद का अनुभव करता है। ठीक है, तो आपको जीभ पर जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो पता चल गई। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया मुख पूरा पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उसकी एक इंट्रोडक्शन हमने ले ली है। ठीक है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हमने थे, एलिमेंट्री कैनाल, और उसके अंदर हमने क्या देखा, पाचक ग्रंथियाँ देखी। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हमने देखे थे, एलिमेंट्री कैनाल्स के हमने मुख देखा, ग्रसिका के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्या देखा है, आमाशय, आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमने क्या देखे, पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं वो देखे हैं हमने। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हमने क्या देखा है, लार यानी सलाइवा ग्लैंड्स देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, लीवर देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया है, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास के बारे में हमने डिस्कस किया। इनकी जो डिटेल स्टडी है वो हम हमारी आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो मुख के अंदर की सभी पार्ट्स के बारे में भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो लार ग्रंथि है मुख के अंदर होती है, वह लार ग्रंथि, और उसके बाद वाले नेक्स्ट पार्ट्स जो है इस चैप्टर के, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर लेंदी है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके चलेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक नई जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आई है, तो उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उनको डाउट्स को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिए।